अनुपयोगी। कैसे? उत्तर प्रदेश के लिए योगी जी अनुपयोगी हैं। कोई प्रधानमंत्री किसी भी मुख्यमंत्री के साथ ऐसा व्यवहार करे तो दिखता है। अरे आडवाणी जी तो जिन्ना के बारे में भी किताब लिखा, जिन्ना को तो प्रशंसा किया। आडवाणी जी तो जिन्ना के बारे में किताब लिखा। दावा हमारा 350 का है, लेकिन 400 जनता का जो माहौल दिख रहा है, 400 भी सीटें जीत सकती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। आई विटनेस न्यूज पर आज देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की घोषणा, फिर सरकार बनी तो 5G की गति से होगा विकास कार्य। यूपी की धरती पर अब गोली नहीं गोला भी बनेगा। केंद्रीय रक्षा मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने आज कहा कि यूपी में पुनः सरकार बनने पर हम 5G की गति से काम करेंगे। श्री सिंह ने कहा कि समाजवादी पार्टी सहित किसी पार्टी को आपसे वोट मांगने का नैतिक हक नहीं है। जब जब इनकी सरकारें बनती हैं तो दंगे फसाद बढ़ते हैं और गुंडे माफियाओं का बोलबाला होता है। रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारी सबसे बड़ी खूबी हमारी विश्वसनीयता है। हमने जो कहा है वो किया है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि विकास के साथ साथ हमारी विरासत को भी सुरक्षित रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे प्रत्याशियों पर काम न करने का आरोप हो सकता है, पर किसी भी प्रत्याशी पर भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं मिलेगा। अमृतपुर विधानसभा क्षेत्र के राजेपुर में एक शीतगृह में जनसंवाद कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने भाजपा सरकार के उपलब्धियों को एक विरोधियों पर चुन चुन कर रक्षा मंत्री ने कहा कि पर जब कुछ ताकतों ने भारत का विभाजन करा दिया तो पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू, सिख, पारसी और हिंदुओं को राजनीतिक उत्पीड़न को रोकने के लिए हमने नागरिकता कानून को चुटकियों में पास करा दिया। रक्षा मंत्री ने कहा कि योगी सरकार ने बड़े से बड़े माफियाओं की काले धन से बनवाई गई बिल्डिंगों पर बुलडोजर चलाकर धराशायी करने का काम किया गया। उन्होंने कहा कि जेवर एयरपोर्ट बनने के बाद यूपी 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट वाला पहला राज्य बन जाएगा। फिर दुनिया के जहाजों की सर्विस और मेंटेनेंस का काम यूपी में हो सकेगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि यूपी में अब ब्रह्मोस मिसाइल बनने जा रही है। इसके लिए शिलान्यास हो चुका है। अब यूपी की धरती पर गोली ही नहीं गोला बनेगा। रक्षा मंत्री ने सांसद मुकेश राजपूत की प्रशंसा करते हुए कहा कि सांसद मुकेश राजपूत संसद में प्रभावी भूमिका निभाते हैं। सदस्य उम्मीदवार मेजर सुनील द्विवेदी का पद टकराते हुए राजनाथ सिंह ने स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी का स्मरण किया और कहा कि हमने उनके साथ काम किया है। आइए सुनते हैं रक्षा मंत्री ने चुनावी जनसंवाद में किन किन मुद्दों को उठाया। जब तक कानून और व्यवस्था के हालात ठीक नहीं होंगे तब तक उस राज्य का अथवा देश का विकास ठीक तरीके से नहीं हो सकता। और जिस भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट देने की आप सबसे अपील करने आया हूं, उस भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी पूंजी मेरे बहनों भाइयों यदि कोई है तो अब विश्वसनीयता की है। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो कहती वह करती। और मैं तो आपसे भी अपील करना चाहता हूं, फर्रुखाबाद के प्रबुद्ध जनों से भी अपील करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अब तक जितने भी चुनावी घोषणा पत्र रहे, सारे चुनावी घोषणा पत्र के पन्नों को पलटकर आप देखिए। जब जब हमारी सरकार बड़ी है, अपने वादों को हमने अक्षरशः पूरा किया है। यह सबसे बड़ी पूंजी हमारी विश्वसनीयता है। हमारे कथनी और करने में कभी अंतर नहीं रहा। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब भारतीय जनता पार्टी भारतीय जंक्शन के रूप में काम करती थी तो 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हमारे नेता हुआ करते थे। उस समय जब पहला चुनाव भारतीय जंक्शन के रूप में हम लोग लड़े थे तो हम लोगों ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में यह दावे किया था कि हमारी सरकार इस हिंदुस्तान में बनेगी। धारा 370 जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, हम उस धारा 370 को समाप्त करेंगे और जम्मू और कश्मीर राज्य का भी वही दर्जा होगा जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा है। लेकिन वैसी परिस्थितियां कभी
मोदी जी की सरकार के पहले पैदा नहीं हुई, लेकिन जो ही संसद के दोनों सत्रों में हमको स्पष्ट बहुमत हासिल हो गया बहनों भाइयों, आपने देखा कि अपने किए गए वादे को हम लोगों ने चुटकी बजाकर पूरा कर दिया और आज जम्मू कश्मीर का भी वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा। हम लोगों ने यह भी कहा था कि पाकिस्तान जो विभाजन के भारत के विभाजन के बाद बना है, वैसे तो मैं यह मानता हूं भारत का विभाजन होना ही नहीं चाहिए था और मजहब के आधार पर, धर्म के आधार पर विभाजन होना ही नहीं चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी ताकतें थी जिन्होंने भारत के विभाजन के लिए लोगों को विवश कर दिया। लेकिन पाकिस्तान में रहने वाले जो अल्पसंख्यक थे, चाहे वह हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी, यहूदी, उनका धार्मिक उत्पीड़न होता रहा। उस समय किसी राजनीतिक पार्टी ने आवाज नहीं उठाई। भारतीय जनता पार्टी अकेली राजनीतिक पार्टी थी जिसने ये कहा, जिस दिन हमारी केंद्र में सरकार बन जाएगी, पाकिस्तान हो चाहे अफगानिस्तान हो, कहीं पर भी यदि किसी अल्पसंख्यक का यानी हिंदू, सिख, पारसी, ईसाई, यहूदी, जो भी अल्पसंख्यक हैं जो मूल रूप से भारतवासी रहे हैं, यदि उनका धार्मिक उत्पीड़न होगा और वह अपना देश छोड़कर भारत आना चाहते हैं, जिन्हें अब तक भारत की नागरिकता प्राप्त नहीं होती थी, और भारत में आकर जो नागरिकता लेना चाहते हैं, तो हम उनको नागरिकता प्रदान करेंगे, यह हमने वादा किया था। और सरकार बनने के साथ ही हम लोगों ने नागरिकता का कानून भी चुटकी बजाकर पास कर दिया। कोई महाकाल ये नहीं कह सकता हमारी कृति और कथन में कभी अंतर रहा। राम जन्मभूमि के बारे में, अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनना चाहिए, हम लोगों का वादा था। बहनों भाइयों, जब भी चुनाव में घोषणा पत्र में जब हम शामिल करते थे, तो लोग हम लोगों की खिल्ली उड़ाते थे कि भारतीय जनता पार्टी वाले जब भी चुनाव आता है राम जन्मभूमि की बात करते रहते। लेकिन आपने देखा जब संसद में आप लोगों ने हम लोगों को ताकत दे दी है और हमारी सरकार बनी, उसके बाद ऐसे हालात पैदा हुए कि आज अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनते हुए आप प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा। सोमनाथ का मंदिर गुजरात में है, उस पर भी मोदी ने आक्रमण करके उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे पहले राष्ट्रपति थे, उन्होंने उसका पुनरुद्धार कराया था, वहां कुछ निर्माण कार्य कराए थे। लेकिन सोमनाथ मंदिर को भी भव्य स्वरूप देने का काम यदि किसी ने किया तो भारत माता के सपूत नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। द्वारकानाथ चले जाइए, केदारनाथ चले जाइए उत्तराखंड, वहां पर भी तूफान के कारण, बाढ़ के कारण जिस प्रकार के हालात पैदा हुए थे, मंदिर को क्षति पहुंची थी, आने जाने की व्यवस्था पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई थी। वहां जाकर आज कोई देख सकता है। 4 धाम यदि करना चाहते हैं तब उत्तराखंड में हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा ऑल वेदर रोड बनाई जा सकती है, बनाई जा रही है कि आप किसी भी मौसम में यदि दर्शन करना चाहते हैं 4 धाम में, तो आप बहुत ही सुगमता के साथ जाकर आप 4 धाम का दर्शन करें। कोई ये कह सकता है कि आप मंदिरों की बात करते हैं। अगर भाई मंदिरों का प्रश्न नहीं है, प्रश्न है भारत की विरासत का। भारतीय जनता पार्टी इस सच्चाई को स्वीकार करती है, विकास तो होना चाहिए, लेकिन विकास के साथ साथ भारत की विरासत को भी सुरक्षित रखा जाना चाहिए, और हम सभी भारत की विरासत को भी सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं। जो अपनी जड़ों से कट जाता है, अपनी विरासत से कट जाता है, पहले भाइयों उसकी भी हालत एक कटी पतंग की तरह। हम लोगों ने बराबर इसकी चिंता की। 2017 में हम लोगों ने वादा किया था गन्ना किसानों के पेमेंट का, हम लोगों ने पेमेंट किया, 1.5 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया। मोदी जी जब भारत के प्रधानमंत्री बने उस समय भी
उन्होंने कहा, कांग्रेस के लोग कहते थे देखते हैं मोदी जी कौन सा करिश्मा करते हैं। मुझे याद है शपथ ग्रहण समारोह समाप्त हुआ था, हम और वो दोनों लोग साथ मंच से नीचे उतरे थे। कभी कुछ मीडिया के लोगों ने आकर घेर लिया, कहा मोदी जी कुछ बोलिए कुछ बोलिए। मोदी जी ने केवल एक वाक्य बोला था 2014 में कि हमारी यह सरकार हिंदुस्तान के गरीबों को समर्पित है। बहनों भाइयों, यह केवल मुंह से निकली हुई आवाज हमारे प्रधानमंत्री की नहीं थी, बल्कि उनके दिल से निकली हुई आवाज थी। और गरीबों के लिए हमारे प्रधानमंत्री ने क्या किया है, क्या नहीं किया है, मुझसे बेहतर नहीं कोई बतला सकता है तो आप लोग बतला सकते हैं। कोरोना के संकट से जब हमारा देश निकल रहा था, सारी दुनिया निकल रही है, और लोग अपने काम धाम को छोड़कर मुंबई हो, दक्षिण भारत हो, कहीं भी लोग पैदल अपने घरों को वापस लौट रहे थे। रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया था। चिंता इस बात की थी कहीं वह भूखमरी के शिकार न हो जाए। हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला किया कि जब तक कोरोना का संकट समाप्त नहीं होता है और आर्थिक हालात बहाल नहीं हो जाते हैं, तब तक हर परिवार को, ऐसे 80 करोड़ परिवारों को महीने में 2 बार मुफ्त अनाज मुहैया कराने का काम आजाद भारत के इतिहास में पहली बार किसी ने किया है, तो हमारी सरकार ने किया है। बहन भाई, क्या कभी किसी ने कल्पना की थी कि गरीबों के घर में भी शौचालय बनाने की पहल किसी प्रधानमंत्री के द्वारा की है? भाइयों, ऐसा संवेदनशील प्रधानमंत्री दावे के साथ कह सकता हूं, यह ईश्वर का वरदान नहीं है। इस मानता गरीब माताओं को भी खाना बनाते समय अंगीठी के कारण धुएं से आंखों से आंसू नहीं निकलना चाहिए। गरीब माताओं बहनों का आंसू भी जिनको दर्द पहुंचाता है, उन्होंने कहा कि उनको भी एलपीजी गैस सिलेंडर मुहैया कराया जाना चाहिए। पहली बार यह पहल आजाद भारत के इतिहास में किसी ने की है, तो हमारी सरकार ने किया है। बहनों भाइयों, किसानों का जहां तक प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 6,000 रुपया आजाद भारत के इतिहास में पहली बार किसी सरकार ने देने का काम किया। और मैं यह भी आपको याद दिलाना चाहता हूं, राजीव गांधी जी हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे। बहनों भाइयों, प्रधानमंत्री होता है चाहे वह किसी भी राजनीतिक पार्टी का क्यों हो, वह व्यक्ति नहीं होता है, वह संस्था होता है। उसका सम्मान किया जाना चाहिए, मैं भी सम्मान करता हूं। लेकिन उस समय राजीव गांधी ने अपनी लाचारी व्यक्त करते हुए कहा था, क्या करें, मैं दिल्ली से 100 पैसा भेजता हूं, लेकिन नीचे पहुंचते पहुंचते लोगों तक मुश्किल 16 पैसा पहुंच पाता। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने उसे चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। और आज मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं, दिल्ली की बैंक से यदि 100 पैसा चलता है तो आपके खाते में 100 का 100 पैसा पहुंचता है। बहनों भाइयों, 1 पैसा भी इधर उधर नहीं हो सकता। सिस्टम में बदलाव लाकर, व्यवस्था में बदलाव लाकर भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगाया जा सकता है। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कितनी बड़ी पहल हमारी केंद्र की सरकार ने किया है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। बहनों भाइयों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि दुनिया में किसी भी सरकार ने ऐसा काम नहीं किया। मैं तो अपने विधायकों से भी कहना चाहूंगा, जिन बहनों भाइयों का आयुष्मान भारत का कार्ड नहीं बना, आगे विधानसभा सदस्य चुने जाने के बाद आप लोग अपनी तरफ से कैंपेन चलाइए, अभियान चलाइए। कम से कम हर गरीब का, हर मध्यम वर्गीय परिवार का आयुष्मान भारत का कार्ड बन गया। पहले यदि कोई गरीब होता था, दम तोड़ देता था, लेकिन पैसे के अभाव में अपना इलाज नहीं करा पाता। लेकिन आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था हमारी सरकार ने सुनिश्चित कर दी है। मेरे बहनों भाइयों, यदि गरीब से गरीब परिवार भले ही वह झोपड़ी में क्यों न रहता,
चाहे कितनी भी गंभीर बीमारी क्यों न हो जाए, 5 लाख रुपए तक का उसका 1 वर्ष में मुफ्त इलाज किया जाएगा। और यदि 1 वर्ष में यदि वो ठीक नहीं होगा, दूसरे वर्ष भी 5 लाख रुपया उसके इलाज पर खर्च किया जाएगा। पहली बार हिंदुस्तान में यह व्यवस्था सुनिश्चित की। क्या कभी कोई कल्पना कर सकता था? मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अमृतपुर और फर्रुखाबाद में भी वादा किया था हम लोगों ने मकान देने का। बहनों भाइयों, यहां पर बड़ी संख्या में लोगों को मकान निश्चित रूप से मिला होगा। मिला है कि नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। लोगों को निश्चित रूप से मिला है। यानी हम लोगों ने जो कहा वह किया है। सड़कों का निर्माण कितनी तेजी के साथ हो रहा है। आज तो सारे ब्लॉक और तहसील हेडक्वार्टर्स मुख्यालयों में 2 लेन और 3 लेन की सड़कों से जोड़ने का काम यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, किसी दूसरी सरकार ने नहीं किया। वादा किया था 2070 के पहले हम आएंगे तो किसानों का कर्ज माफ करेंगे। 36,000 करोड़ रुपया चुटकी बजाकर हम लोगों ने माफ किया। मैं समझता हूं समाजवादी पार्टी ऐसा कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, उसके पास कोई नैतिक हक नहीं है कि वह जनता से वो वोट मांग सके। जब इन लोगों की हुकूमत होती है, दंगे होते हैं, फसाद होते हैं, गुंडे बदमाशों का बोलबाला होता है। आज तो बड़ा से बड़ा माफिया क्यों होगा? बहनों भाइयों, पहली बार आजाद भारत के इतिहास में उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलाकर उस माफिया का काले धन के द्वारा बनाया गया जो भी बड़े से बड़ा बिल्डिंग होगी, उसको धराशायी करने का काम भी यदि कोई सरकार कर रही है तो हमारी सरकार है। जब तक कानून और व्यवस्था की स्थिति बेहतर नहीं होगी, बहनों भाइयों, इस राज्य के विकास की कभी कल्पना की नहीं की जा सकती। यह सत्ता काम यह हमारी सरकार यहां पर कर रही है। और जैसा मैंने बताया कि गरीबों के प्रति हमारी सरकार जो पूरी तरह से समर्पित है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि हाल में ही गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम 26 जनवरी को समाप्त हुआ। टेलीविजन के पर्दे पर आप लोगों ने देखा होगा, राजपथ पर किस तरीके से हमारे सैनिक मार्च कर रहे थे। बड़े से बड़े हथियार जिनका युद्धों में प्रयोग किया जाता है, उन हथियारों को भी आपने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा होगा। उस गणतंत्र दिवस पर 26 जनवरी के दिन वहां पर एक VIP दर्शक देखा हुआ करता था। बड़े बड़े लोग जो आकर वहां पर बैठते थे। पहली बार आजाद भारत के इतिहास में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा, कोई VIP कल्चर नहीं, एवरी पर्सन इज इम्पॉर्टेंट। EPI कल्चर भारत में होना चाहिए और गरीबों को विशेष पास देकर गणतंत्र दिवस का समारोह देखने की व्यवस्था की गई है। पहली बार क्या ऐसी राजनीतिक पार्टी की सरकार पुनः नहीं बननी चाहिए? मैं तो कोरोना की बात कर रहा हूं। मैं जानता हूं कोरोना से बहुत लोग प्रभावित हुए होंगे। भाइयों, अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाता है। अमेरिका कोरोना पर काबू पाने में पूरी तरह से असफल हो गया है। जितना टीकाकरण हमारे वहां हुआ है, दुनिया के किसी देश में उतनी तेजी के साथ टीकाकरण नहीं हुआ है। बहनों भाइयों, यहां भी जो बैठे हैं, मैं तो बताऊं अधिकांश लोगों का टीकाकरण यहां पर हो चुका होगा। 165 करोड़ से अधिक लोगों का टीकाकरण हुआ। दुनिया के कई देश तबाह हो गए। सरकार के अंदर यदि कुछ कर गुजरने के लिए तड़पण होगी, बड़ी से बड़ी चुनौती को वह स्वीकार करेगा और उस चुनौती पर वह विजय प्राप्त कर सकता है। और सब कुछ हम लोगों ने किया। जहां तक बुनियादी ढांचों के विकास का प्रश्न है, एक्सप्रेसवे से गंगा एक्सप्रेसवे, हाईवे, एयरपोर्ट, यह सब भी जितनी तेजी के साथ यहां बन रहे हैं। आपके थोड़े ही दूर पर जेवर में एक एयरपोर्ट बन रहा है। बहनों भाइयों, जिस दिन वह एयरपोर्ट बन जाएगा, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य बन जाएगा जहां पर 5 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट होंगे। हिंदुस्तान में किसी राज्य में इतने अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट नहीं होंगे जितने कि हमारे उत्तर प्रदेश।
और उस जेवर एयरपोर्ट पर यह भी व्यवस्था की जा सकती है, की जा रही है कि हवाई जहाज की मेंटेनेंस और सर्विस के लिए प्रायः भारत की भी हवाई जहाजें जो दुनिया के दूसरे देशों में जाया करती हैं, बहन भाइयों ने जेवर एयरपोर्ट बन जाने के बाद सारी सर्विसिंग और मेंटेनेंस केवल भारत के जहाजों की नहीं बल्कि दुनिया से आने वाले जहाजों की भी सर्विसिंग और मेंटेनेंस यदि कहीं पर होगी इसी उत्तर प्रदेश की धरती जेवर एयरपोर्ट के पास होगी। क्या इन सब सारे विकास कार्यों के कारण हम लोगों का बस तक ऊंचा नहीं होता? डिफेंस कॉरिडोर हमारे प्रधानमंत्री ने 2 राज्यों में बनाया, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु। और आपको जानकर खुशी होगी कि 5 लाख करोड़ रुपए का निवेश अब तक हो चुका है। क्या इसके कारण बेरोजगार नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा? बड़ी संख्या में बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिलेगा। अभी हाल ही में लखनऊ में डिफेंस कॉरिडोर का एक नोट है। आप लोगों ने एक मिसाइल का नाम सुना होगा, ब्रह्मोस मिसाइल। सुना है कि नहीं सुना? यहां से दुश्मन पर यदि बात करनी हो 400-500 किलोमीटर और ऐसी ताकतवर मिसाइल बन रही है कि आगे 800 किलोमीटर तक आप सीधे मार कर सकते हैं। यह क्षमता भारत के अंदर पैदा है। अब ब्रह्मोस मिसाइल अब उत्तर प्रदेश की धरती पर भी बनने जा रही है। उसका काम शुरू हो गया है। उसका मैंने और योगी जी ने उसका शिलान्यास वगैरह किया है। काम प्रारंभ हो गया है। काम तेजी के साथ चल रहा है। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में गोली ही नहीं, अब तो गोला भी नहीं। इस तरीके से उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। इसलिए मैं आप सबसे अपील कर रहा है बहनों भाइयों, आपका पूरा समर्थन यह भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होना चाहिए। अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में जिस समय योगी जी ने सत्ता संभाली थी 2017 में 11 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था हमारे उत्तर प्रदेश की थी। आपको जानकर खुशी होगी कि बहनों भाइयों 5 वर्षों के अंदर ही वो हमारी अर्थव्यवस्था का आकार 11 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 21 लाख करोड़ हो गया है। और 5 वर्ष का आपने और भी अवसर दिया। ऐसे हालात इस उत्तर प्रदेश में पैदा हो जाएंगे मेरे बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य बन जाएगा। भारत का जहां तक सवाल है, इस सच्चाई को कोई नकार नहीं सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा तेजी के साथ बढ़ी है। पहले दुनिया के मंचों से भारत कुछ बोलता था, लोग गंभीरता पूर्वक उसे सुनते नहीं थे। लेकिन आज यदि भारत कुछ बोलता है, सारी दुनिया उसे गंभीरता पूर्वक बहनों भाइयों सुनती है। आज यह हैसियत भारत की बनी है। भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है, बल्कि भारत अब दुनिया का एक ताकतवर देश बन गया है। आप लोगों ने कुछ ही साल पहले देखा होगा, जम्मू कश्मीर में उरी और पुलवामा में पाकिस्तान से आकर आतंकवादियों ने हमारे कुछ पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को मार डाला। इसके पहले की सरकार में होती आप कल्पना भी नहीं करते। हमारे प्रधानमंत्री ने हम लोगों की 2-3 लोगों की 4 लोगों की बैठक बुलाई और झटपट प्रधानमंत्री ने फैसला कर लिया। इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। और आप सबको इस बात की जानकारी होगी, उसी समय सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। हमारे सेना के जवानों ने अंदर घुस मारा। एयर स्ट्राइक उसी समय हुई थी। हमने सारी दुनिया को यह साफ संदेश दे दिया, भारत अब यह कमजोर भारत नहीं रहा। यदि किसी ने हमारे ऊपर आक्रमण किया तो हम इस बार भी मार सकते हैं, और जरूरत पड़ी तो उस बार भी जाकर मार सकते हैं। यह भारत की कुव्वत है, यह भारत की ताकत। मेरे बहनों भाइयों, अब ये तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। आप सबका आशीर्वाद चाहिए, आप सबका समर्थन चाहिए। यही मैं आप सबके बीच अपील करने आया हूं। लक्ष्मी जी का प्रश्न जहां तक है, आप लोग सभी चाहते हैं कि हमारे घर में लक्ष्मी आए।
पहले भी हम लोग कहा करते थे बहनों भाइयों, लक्ष्मी जी कभी हाथी पर बैठकर नहीं आती है, लक्ष्मी जी कभी साइकिल पर बैठकर नहीं आती है, लक्ष्मी जी कभी हाथ हिलाते हुए घर में नहीं आती हैं। लक्ष्मी जी जब भी घर में आती हैं तो कमल के फूल पर ही बैठकर आती हैं। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को आपका भरपूर समर्थन मिलना चाहिए। कुछ वर्ष पहले तक जब हमारी सरकार नहीं बनी थी, 2070 के पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तो विकास नाम की कोई चीज नहीं है। 2017 में सरकार बनने के बाद हम लोग 4G की गति से उत्तर प्रदेश का विकास कर रहे हैं, और इस बार भी आप लोगों ने हम लोगों की सरकार बना दी बहनों भाइयों, हम 5G की गति से इस देश का विकास करेंगे, 5G की गति से इस देश का विकास करेंगे। जाति, पंथ और मजहब के आधार पर हमें वोट नहीं चाहिए, हमें वोट चाहिए तो इंसाफ और इंसानियत के आधार पर वोट चाहिए। समाजवादी पार्टी ये ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही है, एक वर्ग का, एक धर्म के लोगों का वोट हासिल करने की सारी सीमाओं को यह पार कर जाती है। बहनों भाइयों, हमारे देश के ऋषियों और मनीषियों ने इसी भारत की धरती से यह संदेश दिया है सारी दुनिया को, बस नहीं कुटुंबकम का। हमारे देश के ऋषियों और मनीषियों ने कहा, भारत की सीमा में रहने वाले लोग ही हमारे परिवार के सदस्य नहीं हैं, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं। यह मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को, यदि दुनिया के किसी देश की धरती से गया है तो हमारे और आपके देश की धरती भारत से गया है। और यहां के ऋषियों और मनीषियों का यह संदेश रहा, बहनों भाइयों, वहां पर जात, पंथ, मजहब, धर्म के आधार पर समाजवादी पार्टी समाज को बांट देना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी का जहां तक प्रश्न है, बहनों भाइयों, हम लोग राजनीति करते हैं तो केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते, हम राजनीति यदि करते हैं तो समाज बनाने के लिए राजनीति करते हैं, देश बनाने के लिए हम राजनीति करते हैं। आप पहचानिए कौन राजनीतिक पार्टी इस देश का भला कर सकती है, कौन सी ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो भारत माता का मस्तक सारी दुनिया में ऊंचा कर सकती है। यह फैसला आपको करना है। हमारे प्रत्याशियों का जहां तक सवाल है, हो सकता है किसी प्रत्याशी के बारे में आपको यह लगे इनको इतना काम करना चाहिए था, इतना ही किया, और काम कर दिया होगा तो ज्यादा अच्छा था। लेकिन भाइयों, इतनी बात मैं डंके की चोट पर कह सकता हूं कि कोई मां का लाल गुली उठाकर नहीं कह सकता कि हमारे किसी प्रत्याशी के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की बात नहीं। हमारे सांसदों के साथ विनम्रता, शालीनता भी बड़ा आस्था पर रहती है, और भारत की संसद में आपके सांसद मुकेश राज को जिस तरीके से अपनी प्रभावी भूमिका निभाते हैं, बहनों भाइयों, यदि पूरी तरह से आपको भी जानकारी मिल जाए तो आपका भी मस्तक गर्व से ऊंचा हो जाएगा। इसलिए मैं आप सबसे अपील कर रहा हूं कि आप सभी का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होना चाहिए। हमारे तीनों प्रत्याशी, हमारे सुशील जी शाह के अमृतसर विधानसभा से 4 हैं, और हमारे साथ नागेंद्र सिंह जी, ये हमारे भोजपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी, और हमारे सदर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी सुरेंद्र जी द्विवेदी, इन्हें जानते हैं। बहनों भाइयों, ब्रह्मदत्त जी द्विवेदी का जहां तक प्रश्न है, आप सभी लोग, मैं समझता हूं बच्चा बच्चा अच्छी तरह परिचित उनके नाम से, और हम लोग साथ काम किया है सभी ब्रह्मदत्त जी द्विवेदी के साथ। और मैं देखा उत्तर प्रदेश की राजनीति में हमारे ब्रह्मदत्त जी द्विवेदी की कैसी धमक थी, कैसी धाक थी, लेकिन दुर्भाग्यवश वो हमारे बीच नहीं रहे। वैसे ही डॉक्टर सुरभि हमारी कायमगंज विधानसभा क्षेत्र की प्रत्याशी है, पहली बार अपना दल, डॉक्टर सुरभि हमारे अपना दल से हमारी प्रत्याशी हैं। बहनों भाइयों, अपना दल भी उसे भी भारतीय जनता पार्टी की तरह ही समझे, बराबर गठबंधन।
उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो, ये खबर पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, यही आपसे निवेदन है।